बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे आप लोग। हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 32 है। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सेशन। हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप करते हैं अपने लास्ट लेक्चर को, फिर हम बात करेंगे हम आज लेक्चर में क्या चीज़ कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा याद हो तो हमने बात की थी 1 से लेकर लेक्चर नंबर 15 तक हमने रिवीजन की थी कि हमने कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर किए थे फर्स्ट 15 लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, उनमें जो हमारा ज़्यादातर फोकस रहा वो हमने बात की मैनेजमेंट के रोल के, आपके पास मैनेजरियल रोल कौन कौन से हैं, फिर व्हाट आर द डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने बात की थी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की दूसरे का, हमें जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। We should know, managers at least should have the information that these are the key external factors which may affect the organizational performance. Organizational performance effect होती है आपकी, और जो है आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। जो हमने 5 की एक्सटर्नल फैक्टर पढ़े थे उनमें हमने बात की थी आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशो फैक्टर्स हैं, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लीगल हैं। आपके पास जो है वो कम्पिटिटिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो आपके पास इफेक्ट करते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दीज आर द सोर्स टू these are the source to produce the opportunities but also a source of threat. अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेल करना आसान होगा, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस ज़्यादा है तो इट्स मीन कि जो थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल वो आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे। जो हमारा आज का लेक्चर होगा, हम आज के लेक्चर में जो बात करेंगे, आज के लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा अपने लेक्चर नंबर 16 से लेकर लेक्चर नंबर 30 तक जो चीज़ें हमने कवर की उनको हम जो है थोड़ा रिवाइज करेंगे वन बाय वन। सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती बट इंशाल्लाह उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दोज थिंग्स। जो लेक्चर नंबर हमारे पास 16 से 30 तक उसमें जो चीज़ें हमने कवर की उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी वो हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक। हमने बात की व्हाट आर द परफॉर्मेंस, ठीक है, व्हाट आर द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड हाउ यू कैन अप्रेज सीइंग समवन। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक, इसके ऊपर हमने बात की। हमने बात की कि आप अप्रेजल दे सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं परफॉर्मेंस के अंदर लुकिंग एट द ट्रेट अप्रेजल, फॉर एग्जांपल एवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेड्स स्किल्स एंड एबिलिटीज रिलेटेड टू द जॉब। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम आपके अंदर, बंदे के अंदर स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, बंदा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, स्किल बहुत ज्यादा है, ही इज अ गुड एवेल्युएटर, ही इज अ गुड ऑर्गेनाइजर, ही इज अ गुड मोटिवेटर, ठीक है, ही इज अ गुड कंट्रीब्यूटर आपके पास, ठीक है, या ही इज ऑलवेज वॉलंटियर। डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं पर्सनैलिटीज की, ठीक है, जो आपके पास कंट्रीब्यूट करती हैं। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आपके पास आएगा, इवन थो अ वर्कर हैज द ट्रेट दे मे नॉट यूज इट इन द जॉब एंड इट इज हार्ड टू गिव फीडबैक। Maybe you have the traits, you have the qualities, you have the skill and abilities, but you are not using those skills and abilities during your job. जो आपका जॉब है, जो काम है, उसके दौरान आप जो है उसको यूज नहीं करते। सो ऑफ कोर्स अगर आप उन चीज़ों को यूज नहीं कर रहे तो फिर उसकी बेस पर एवेल्युएशन जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक स्पोर्ट्स मैन है, ठीक है, यू आर गुड इन रनिंग दिस दैट, बट आप जो फाइनल जब आपके पास आते हैं ये गेम्स है ओरिजिनल, ठीक है, जहां पर आपने कंट्रीब्यूट करना वहां आप कंट्रीब्यूट नहीं करते उन स्किल्स को, तो ऑफ कोर्स दो स्किल्स आर मीन नॉट फ्रूटफुल एट ऑल देन। ठीक है, जो हो असल रिक्वायरमेंट है वहां पर उस चीज का यूज होना जो है आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन अप्रेज ऑन द बेस ऑफ स्किल, ऑन द बेस ऑफ स्किल एंड एबिलिटीज, बट देयर आर one problem with this. Behavioral skill, how a worker does the job. Is he committed with job? Whatever task assigned to him, how he perform. आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उस बंदे को तो तब वो कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, इस बेस पर भी एवेल्यूशन आपके पास जो है वो जरूरी है। फोकस ऑन व्हाट अ वर्कर डज एंड प्रोवाइड गुड फीडबैक ऑप्शंस। ठीक है, आपके पास आप ये चीज देखें सिर्फ जो टास्क साइन किया उसको वर्कर ने किस तरह से कंप्लीट किया, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन जस्ट शेयर फीडबैक। उसके बेस पर आप जो फीडबैक है वो आप दे सकते हैं। दिस इज व्हाट अबाउट द बिहेवियरल अप्रेजल। And another one is the result appraisal, what a worker accomplished. ठीक है, you should be more result oriented. You provided the task and what he accomplished. उन्होंने आउटकम क्या दी, अकम्प्लिश क्या किया, ठीक है,
उसको आप देखते हैं, ठीक है, और उसको देखते हुए आप क्या करते हैं, आप जो है वो डिसाइड करते हैं आपके पास जो है वो क्या चीज कैसे होगी। सेल रिप्रेजेंटेशन आर यूजुअली इवैल्यूएटेड ऑन व्हाट दे सेल, ठीक है, सेल्स जो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी जो चीजें वो सेल करते हैं, ठीक, उसकी बेस पर जो है उनका कमीशन और सैलरी जो है उस पर डिपेंडेंट होती है। सो दे आर मोर रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है, जो आप आउटकम देंगे उसी की बेस के ऊपर जो होगी आपकी वैल्यूएशन होगी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप। Another is the objective appraisal based on the facts, for example sale figures, ठीक है, चले आप जो है सेल्स पर नहीं देते बट सेल फिगर्स के ऊपर है कि आपने कितनी परसेंटेज जो है वो सेल की, ठीक है, इसकी बेस पर आप उसे रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, इसकी बेस पर आप उसे पनिश भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस के अंदर आप देख लें, ठीक है, कि कितने क्लाइंट्स जो है इस दफा आपने किए, आपका टारगेट था 5 लाख रुपए पूरे करना, आपने कितने लाख रुपए पूरे किए, वट एवर अबाउट द, इट्स ऑल अबाउट द सेल्स इनकम की कितनी इनकम थी, उसके ऊपर आप जो है देखते हैं। सब्जेक्टिव अप्रेजल बेस्ड ऑन द मैनेजर परसेप्शन ऑफ ट्रेड बिहेवियर और रिजल्ट्स, जो आपके पास 3 ऊपर हुए, मैनेजर के उसके बारे में क्या परसेप्शन है, ठीक है, उसकी बेस पर आप क्या करते हो, अपने जो है उसको एम्प्लॉय जो है वो एवेल्युएट करते हो। मैनी रेटिंग स्केल्स यूज टू ओवरकम द सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है, आप डिफरेंट जो है मिक्स यूज कर सकते हो स्केल्स, ताकि जो सब्जेक्टिव के प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग 3 थिंग्स इन कंसिडरेशन, यू आर टेकिंग द ट्रेड, यू आर टेकिंग द बिहेवियर, यू आर टेकिंग द रिजल्ट्स, सो उसके बेस पर आप जो है वो डिसीजन जो है वो ले सकते हैं यहाँ पर। बट इसमें आप डिफरेंट स्केल्स यूज करें, ताकि आप डिफरेंट स्केल्स जितने ज़्यादा यूज करेंगे उसी हिसाब से क्या होगा कि आपके पास जो है चीजें जो है वो मैनेज करना आपके पास जो है वो आसान हो जाएगा। Then we discussed about the pay and the benefits. Of course, when you're taking some work from employee, you have to pay him. आपने उससे पे भी लेने हैं और जो बेनिफिट्स हैं वो भी जो है आपने उनको जो है वो देने हैं, ठीक है, तो पे एंड बेनिफिट्स भी आपके पास जो है इट्स रियली मैटर अ लॉट, ये आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस जगह के ऊपर। Then we discussed about the pay level, how the firm pay incentives compared to the other firms in the industry. You of course mean you are paying to the employee, but if your pay is something less than those of other industries in the country or in that area, तो आपके पास एम्प्लॉय ज्यादा देर नहीं ठहरेगा। तो योर पे सिस्टम मस्ट बी समथिंग इक्विटेबल, इक्विटी तो उसमें हो ही हो, बट इट मस्ट बी समथिंग, आप उसे कह सकते हैं कि वो जो है कंट्रीब्यूटिंग हो। इस तरह हम नहीं बस बात कर सकते कि हमारे पास पे जो है वो आप कम दे रहे हैं, काम जो है आप ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो कम्पिटिटिव होना जरूरी है उसका, जो मार्केट के अंदर पेज मिल रही हैं उस काम की उतना ही आपकी भी पे जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप उतनी पे देंगे तो ऑफ कोर्स मतलब आपके एंड पे जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके एंड पर जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की पे लेवल की। मैनेजर्स कैन डिसाइड टू ऑफर लो और हाई रिलेटिव वेजेस, ठीक है, मैनेजर्स डिसाइड कर सकते हैं कि आपने लो वेज देना है या आपने हाई देना है, डिपेंड ऑन द समथिंग वर्क, ठीक है, वर्क रिक्वायर्ड, काम असल में आपके पास क्या है। पे स्ट्रक्चर के अंदर आप बात करें अगर तो आपके पास क्लस्टर जॉब्स इनटू द कैटेगरीज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस, स्किल्स एंड अदर इश्यूज, इसकी बेस पर आप जो इन चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। बेनिफिट्स की हम बात करें, सम आर रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय एंड के ऊपर अगर आप पे इज not everything, there are some benefits which employees expecting from your end, that is the social security, ठीक है, workers compensation है, आपके पास पेंशन है, ठीक है, फिर आपके पास जो है मेडिकल अलाउंसेस हो सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, होम अलाउंस है, डिफरेंट जो आपके पास, आप गवर्नमेंट की जॉब्स देखें तो आपके पास डिफरेंट किस्म के अलाउंसेस जो है आप क्या करते हैं लोगों को जो है वो आप देते हैं। और ये अलाउंसेस जब आप लोगों को पे करते हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ जॉब सिक्योरिटी, पे के अलावा ये आपके पास पे होते हैं, बेसिक सैलरी में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं ये आपके पास जो है वो क्या है, जॉब सिक्योरिटी है किस्म की। अदर हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं, दीज आर द हेल्थ इंश्योरेंस, डे केयर, बच्चे अगर हैं तो उनके लिए डे केयर सेंटर, लाइक जिस आपके पास कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर जो चीज ये चीज अवेलेबल है, एंड अदर्स आर प्रोवाइडेड एट द एम्प्लॉयर्स ऑप्शन, ठीक है, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर्स ऑप्शन। Cafeteria style plan, employees can choose the best mix of the benefit of them, can hard to manage, but if you give the opportunities to employees to something manage the mix, then it is not possible for the employer to handle the thing. So it's better that employer should decide that what benefits are necessary and they want to give to their employees. ये आपके पास जो है यहाँ पर चीज होगी। Then we discussed about the big five, हमने 5 जो है big personality के traits जो है उनको हमने देखा। First of all हमने बात की extroversion, people are positive and feel good about themselves and the world.
एक्सट्रोवर्जन जो हमारे पास लोग होते हैं, दे आर द पॉजिटिव पीपल, दे ऑलवेज फील गुड, दे ऑलवेज हैव द पॉजिटिव थिंकिंग about themselves and about the world as well. They always expect positive, so everything happen positive to them. This is something very natural principle कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा. If you expect something negative, तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा. बट इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग पॉजिटिव, इट्स मीन दैट वॉट एवर यू आर वर्किंग विद द पॉजिटिविटी. ठीक है, आपके पास पॉजिटिविटी आपके पास जो है इफेक्ट करती है कि आप जैसा सोचते हैं. अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आपके साथ होगा. इफ यू फील और थिंक नेगेटिव तो ऑफ कोर्स आपके पास जो होगा नेगेटिव आपके पास होगा. मैनेजर्स हाई ऑन दिस ट्रेट आर सोशल एंड फ्रेंडली. ठीक है, मोस्ट ऑफ those people who are extroversion, ठीक है, they are more social, they are more friendly. ठीक है, आपके पास negative affectivity, people experience negative moods and are critical and distressed. ठीक है, इस तरह के जो आपके पास मैनेजर्स होते हैं, they are mostly negative moods and are critical and are distressed, और हर वक्त जो है स्ट्रेस में आपके पास रहते हैं. मैनेजर्स आर often critical and feel angry with others and themselves. आपके पास जो नेगेटिव इफेक्टिविटी वाले मैनेजर्स होंगे, दे ऑलवेज फील नेगेटिव, दे ऑलवेज रिमेन एंग्री. ठीक है, वो ज्यादा कंट्रोल जो है वो गेन करना चाहेंगे, वो क्रिटिकल बहुत ज्यादा क्रिटिक बहुत ज्यादा करेंगे. ठीक है, एंड ऑलवेज डिस्ट्रेस्ड, और हमेशा जो स्ट्रेस के अंदर रहेंगे. एग्रीएबलनेस, पीपल लाइक टू गेट अलॉन्ग विद द अदर्स. मैनेजर्स आर लाइकेबल, ठीक है, एंड केयर अबाउट द अदर्स. ठीक है, ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं. लोगों के अंदर इनकी पसंदीदगी जो है बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, एंड दे वांट टू केयर अबाउट द अदर्स, और दूसरे भी जो है इनकी आपके पास जो है वो केयर करते हैं. अनदर थिंग इज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशननेस. People tend to be careful and preserving. This is another type. Openness to experience. People are original with broad interest. ठीक है, people original अपने पास जो actual nature है उसके साथ रहते हैं, बनावटी नहीं रहते. ठीक है, with broad interest, and इस तरह लोगों का हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा जो हमारे पास broad होते हैं. Then we discussed about the career. What's meant by the career? आपके पास कैरियर के अंदर कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस हैं जो आपके पास एक एम्प्लॉय जो है फेस करनी पड़ती है. ठीक है, whenever for example you are first of all you already completed your degree, it's mean that now you are at the phase of the preparation for the work. ठीक है, आप now you are एग्री टू ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन. अब आप जो है प्रॉपरली उसको जो है देखना चाहते हैं आगे. प्रिपरेशन फॉर वर्क के अंदर आप जो है अपने आप को फॉर एग्जांपल जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक जॉब की वो आप जो है फुलफिल करते हैं. सेकेंडली इज द ऑर्गेनाइजेशन एंट्री. जो आपके पास एंट्री है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टेस्ट है, दिस दैट जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो जो है आप फुलफिल करते हैं. देन ऑर्गेनाइजेशन एंट्री के अंदर आपके पास इनिशियल फेज होता है आपके पास. ठीक है, आप जो है जॉब ज्वाइन करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टास्क मिलते हैं उनको आप जो है परफेक्टिवली और इफेक्टिव एफिशिएंटली जो है उसको आप परफॉर्म करते हैं, ताकि आप क्या कर सकेंगे, हमारे पास जो है चीज़ों को मैनेज कर सकें इजीली. अर्ली मिड कैरियर के अंदर आप जो है ऑफ कोर्स आप कैरियर के अंदर आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं. ठीक है, आपके प्रेफरेंसेस जो है चेंज हो जाती हैं. अब आपके पास अथॉरिटी जो है वो ज्यादा होती है. यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. मिड कैरियर, देन यू हैव द लेट कैरियर. इन द लेट कैरियर आपके पास जो है यू आर मोर सोशल. ठीक है, आपके पास जो है वो यू हैव मोर इंट्यूटिव नॉलेज, यू आर मोर नॉलेजेबल, यू हैव मोर एक्सपीरियंस. ठीक है, यू हैव मोर हिस्ट्री ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो आप जो है ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग हो जाते हैं इस फेज के ऊपर आगे. जो हमारे पास कैरियर स्टेज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की प्रिपरेशन फॉर द वर्क. इस फेज के अंदर आप क्या करते हैं, डिसाइड ऑन काइंड ऑफ कैरियर, डिटरमिन क्वालिफिकेशन इज नीडेड. आप इन काम के लिए तैयार हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ कैरियर यू वांट टू बी इन. देन यू लुक एट दैट वेदर माय क्वालिफिकेशन मैच विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट जॉब और नॉट. ठीक है, इफ मैच ऑफ कोर्स यू शुड अप्लाई फॉर दैट. इसके अलावा हमारे पास जो है डिफरेंट एंट्री टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गेट सब्जेक्ट है, NTS है. दीज आर सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट जिसके लिए आपको जो है तैयार करना पड़ेगा अपने आप को. ठीक है, वो भी आपके पास एक जॉब इंटरव्यू के लिए जो है वो आपके पास इनका पास करना जो है जरूरी है. अगेन मीन आप जो है इन चीजों को जो है फोकस करते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल एंट्री, फाइंड अ फर्स्ट जॉब. यू ऑलरेडी फाइंड अ फर्स्ट जॉब. मैनेजर यूजुअली स्टार्ट अ फंक्शनल एरिया फर्स्ट. फंक्शनल एरिया फर्स्ट आपके पास जो आपके पास जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो व्हाट इज द बेसिक थिंग आपके पास जो है आप क्या करते हैं, जो मैनेजर्स हैं दे जस्ट ask you to start with the functional level jobs. ठीक है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल होते हैं. दैट इज द कॉर्पोरेट लेवल, then we have a business level, and then we have a functional level. Functional level is the something department where means something you actually
परफॉर्म द एक्शन, जब आप एक्शन जो है परफॉर्म करते हो, आपके पास एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है, जहाँ पर आप काम कर रहे होते हो, तो जो मैनेजर एक न्यू एंट्री होती है वहां पर कोशिश की जाती है उसको जो है इनिशियली जो है उस जगह से स्टार्ट करवाया जाए, बिकॉज व्हेन ही बिकम अ टॉप मैनेजर ही मस्ट नो अबाउट दैट व्हाट इज एक्चुअली द फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व एट द फंक्शनल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन किन फंक्शंस में इन्वॉल्व है और वो फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आप उसको फंक्शनल लेवल पे इन्वॉल्व करेंगे इनिशियली तो उसके बारे में जो नॉलेज है वो आप इजिली जो है वो गेन आप जो है उसको गेन कर पाएंगे उस चीज के ऊपर। दैट्स वाई के एकदम जो है आप जब अप्लाई करें तो एकदम आपको जो है मैनेजर नहीं रखा जाता, बल्कि आपको जो है इनिशियली जो है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर से वो गुजारा जाता है ताकि आपको उन लेवल्स के ऊपर जो काम है, क्या काम है उसके बारे में अवेयरनेस हो, वो काम किस तरह से होते हैं, ठीक है, और उसमें कौन से बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं जो अचीव किए जाते हैं, उसके बारे में भी आपको जो अवेयरनेस है वो जो है वो दी जाती है यहाँ पर। अर्ली कैरियर के अंदर आप क्या करते हैं, एस्टेब्लिश पर्सन इन द फर्म एंड बिगन अचीवमेंट। अब आप फर्म के अंदर खुद को एस्टेब्लिश कर चुके होते हैं, अपना आप मनवा चुके होते हैं, नाउ यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अचीवमेंट। अब जो है आप क्या करते हैं, अचीवमेंट्स की तरफ जो है वो अपना ध्यान ज्यादा करते हैं। वर्कर लर्न्स फर्म्स वैल्यू एंड ड्यूटीज, इस फेज के अंदर जो है वर्कर जो है वो फर्म्स की जो वैल्यूज हैं, जो कोर इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है वो अंडरस्टैंड करता है एंड ड्यूटीज जो है उनको जो है वो प्रॉपरली समझता है। आल्सो बिगन टू अचीव नोट वर्थी रिजल्ट इन द जॉब, और इसके साथ साथ वन यू हैव ऑलरेडी नॉलेज अबाउट द वैल्यूज एंड योर ड्यूटीज, फिर आप क्या करते हैं कि आप जो है कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, यू डू समथिंग डिफरेंट, यू डू समथिंग फॉर द समथिंग परफेक्शन, मीन आप परफेक्शन के लिए काम करते हैं, यू डू समथिंग अचीवेबल, मोर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स विच ऑलरेडी बीन अचीव्ड, आप उससे आगे की बात करते हो, उससे ज्यादा जो है आप कुछ अचीव करने की कोशिश करते हो। वर्कर ट्राई टू स्टैंड आउट एज अ गुड परफॉर्मर्स, वर्कर जो है क्या करते हैं कि एक अच्छे परफॉर्मर की तरह जो है एक्ट करते हैं और क्या करते हैं कि अपने आप को जो है अर्ली कैरियर में मनवाते हैं। मेंटर्स यहाँ पर जो है बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एक्सपीरियंस मैनेजर हु शो यू द रोप्स आर वैल्यूएबल ड्यूरिंग दिस स्टेज। अर्ली कैरियर के अंदर जो है मोस्टली जो है दे लिंक यू विद द मेंटर, आपके पास मेंटर वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ठीक है, और इस फेज के अंदर जब आप लर्निंग फेज में होते हैं तो मेंटर जो है वो बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करता है और हेल्प करता है आपकी कि आपने जो है इन एक्टिविटीज को किस तरह से परफॉर्म करना है, और उनके जो सजेशंस हैं और एडवाइजेस हैं दे आर वेरी मच वैल्यूएबल एट दिस फेज। इस फेज के अंदर उनका वैल्यूएबल बहुत ज्यादा होता है। देन हमने बात की स्ट्रेस की, तो हमारे पास स्ट्रेस क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है। रिजल्ट्स हमारे पास एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जो कि क्या करता है कि लोगों को प्रेशर के अंदर किस तरह से काम लेना है इनसे, ठीक है, या एक कोई भी एग्जाइटी फील हो रही है आपके पास, ठीक है, इनकन्वीनियंस फील हो रही है, तो हाउ टू टैकल विद दैट सिचुएशन, स्ट्रेस समथिंग लाइक दैट। स्ट्रेस एक्चुअली आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है स्ट्रेस का होना इनिशियल कैरियर में तो समथिंग आपको जरूर आप स्ट्रेस में होंगे बिकॉज के आपके पास नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं होती, चीजों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो आपके पास स्ट्रेस जो है वो लेवल हाई होता है। बट विद टाइम जो आपके पास अवेयरनेस जो है वो बढ़ती चली जाती है, तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, जो हमारे पास उस फेज के अंदर जो है ये ज्यादा आपके पास जो है कंट्रीब्यूटिंग और इम्पोर्टेंट आपके पास जो है वो हो जाता है। स्ट्रेस के जो कुछ रिजल्ट्स हैं हम शेयर करेंगे आपसे, हमने इसके बारे में स्ट्रेस के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन लेक्चर के अंदर भी शेयर की है। रिजल्ट्स व्हेन पीपल फेस इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दे आर uncertain can be handled. Manager almost always face stress. Being a manager you have to take the decision, so आपके पास डिसीजन स्ट्रेटेजी बनाना और लोगों को कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना, दिस इज ऑलवेज ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच स्ट्रेसफुल जॉब। साइकोलॉजिकल इश्यूज जो मैनेजर्स को फेस करने पड़ते हैं, स्ट्रेस कैन रिजल्ट इन स्लीप प्रॉब्लम, हेडेक एंड अदर इश्यूज। जब आप स्ट्रेस में होंगे सो दीज आर द 3 सिम्पटम्स के आपके पास सिम्पटम्स के अंदर पहली चीज स्लीप प्रॉब्लम, यू कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, जागते हुए आप सोते हुए उठ जाएंगे तो आपके पास स्लीप प्रॉब्लम एक इशू होगा। हेडेक आपके पास सर में दर्द रहना और रेगुलर में रहना, ये आपके पास एक इशू हो सकता है, एंड अदर इश्यूज, और आपके पास दूसरे इश्यूज जो है वो आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी कार्डिक प्रॉब्लम आपके पास हो सकता है आपके पास, ठीक है। देन मूड का खराब रहना, एग्रेसिवनेस ज्यादा होना, ठीक है, गुस्सा बहुत ज्यादा आपके पास आना, सर का भारीपन, आपके पास डिफरेंट चीजें जो है स्ट्रेस के जो है वो सोर्स आपके पास
होता है। लॉन्ग टर्म लेवल ऑफ स्ट्रेस कैन रिजल्ट इन हार्ट अटैक एंड इवन हाई ब्लड प्रेशर। स्ट्रेस प्रोडक्टिव है किसी न किसी फेज के अंदर, बट अगर आपके पास स्ट्रेस का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपके पास स्ट्रेस कंट्रोल में नहीं रहता, तो जब आपके पास स्ट्रेस कंट्रोल में नहीं रहता तो इट कैन लीड्स टुवर्ड्स हार्ट अटैक। तो ये आपके पास सोर्स बन सकता है हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक आपको हो सकता है, एंड अगर कंटिन्यूसली आपके पास जो है वो स्ट्रेस रहता है तो इट विल बिकम द सोर्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो ये आपके पास हाई ब्लड प्रेशर का भी एक जो है वो सोर्स हो सकता है। जब आपके पास स्ट्रेस बढ़ता है बहुत ज्यादा, तो आपके पास जो कार्डिक एक्टिविटी है वो भी आपके पास जो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके वजह से आपके पास प्रॉब्लम हो सकते हैं, वॉल्व आपके पास जो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कुछ लोगों की हैबिट है कि वो खाते बहुत ज्यादा है। टेंशन में मैं बहुत खाता हूँ जी, ठीक है। टेंशन में जब आप बहुत ज्यादा खाएंगे और आपके पास एक्टिविटी है नहीं एंड मेंटली यू आर टोटली ऑक्युपाइड, तो आपके पास जो है देन चीजें जो हैं वो आपके पास सही नहीं रहती, और आपके पास जो है कार्डिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादातर इसी वजह से आपके पास होते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, ठीक है। खाने पीने में, स्लीप भी आपकी कंप्लीट नहीं हो रही, बॉडी जो है प्रॉपरली आपका फंक्शन नहीं हो रहा होता, तो वो आपके पास इश्यूज जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक आपके पास दो मेजर जो हैं वो इश्यूज हैं जो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। डिफरेंट पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रेस डिफरेंटली। अब कुछ लोग जो हैं स्ट्रेस को, लोगों को डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, साइकोलॉजिकल इशू है, दैट्स व्हाई कुछ लोग जो है इसको प्रोडक्टिव लेते हैं स्ट्रेस को, ठीक है। और स्ट्रेस को प्रोडक्टिव लेके आपके पास एक्सरसाइज करना या कुछ समथिंग अपनी उस नेगेटिव एनर्जी को समथिंग किसी पॉजिटिव वर्क के अंदर जो है वो यूज करते हैं। कुछ लोग जो है इसको जो है वो नेगेटिव ही लेते हैं और नेगेटिव एक्टिविटीज में खुद को जो है वो बाउंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है कि प्रमोशन नहीं मिली आपके पास, आप स्ट्रेस के अंदर हैं, अब आपके पास जो है आपने गिबत शुरू कर दी, आपने जो है वो बैक बाइटिंग शुरू की, प्लानिंग शुरू की, दिस दैट, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बोल रहे, इट्स मीन दैट यू आर जस्ट स्प्रेडिंग अ नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ। तो ये कि फिर अगेन एक नेगेटिव एक्टिविटी आपके पास हो जाती है। खाना बहुत ज्यादा, तो आपके पास डिफरेंट लोगों का स्ट्रेस के अंदर डिफरेंट आपके पास, कुछ लोग हाई में छुप के दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे परेशानी के अंदर, ठीक है, दुनिया से बिल्कुल ही साइड पे होकर जो है बेरुखी इख्तियार कर लेना, समथिंग डिफरेंट आपके बिहेवियर होते हैं जो आपके पास स्ट्रेस के अंदर है। एंड अगेन वी हैव साइकोलॉजिकल इशू, स्ट्रेस कैन रिजल्ट इन बैड मूड, एंगर, नर्वसनेस, ठीक है, ये हो सकता है, कैन रिजल्ट इन लोअर वर्क आउटपुट एंड फ्रस्ट्रेशन। बट इफ यू आर इन स्ट्रेस, जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी आपके फ्रस्ट्रेशन की वजह से, ठीक है, दिस इज समथिंग अनबिहेरेबल। तो मैनेजर्स के लिए एक अच्छा खासा इशू होता है कि दैट यू हैव टू बैलेंस, यू हैव टू मैनेज द लेवल ऑफ स्ट्रेस। ऑफ कोर्स स्ट्रेस इज प्रोडक्टिव एट सम लेवल, बट यू हैव टू मैनेज द लेवल ऑफ स्ट्रेस कि स्ट्रेस कितना होना चाहिए, कितनी प्रोडक्टिविटी की होनी चाहिए। बिहेवियरल इशू में हम बात करें, स्ट्रेस कैन एक्चुअली इनहांस जॉब परफॉर्मेंस एज वेल एज इम्पार्ट इट। ये हमारे पास है, हम बात करते हैं इसके ऊपर। हमारे पास सोर्सेज ऑफ जो हमारे पास स्ट्रेस हैं, ये हमारे पास एट द जॉब अगर आप बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रेस के इश्यूज आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रोल कॉन्फ्लिक्ट की। द रोल असाइन्ड टू यू इज नॉट मैच विद द एक्सपर्टीज। जो टास्क आपको दिया गया है वो आपके एक्सपर्टीज के साथ जो है मैच नहीं करता। अब इस लेवल के ऊपर आप क्या करेंगे कि आप टास्क तो आपके उस एक्सपर्टीज से मैच नहीं करता, ठीक है। जब वो मैच नहीं करता तो उस जगह पर आपके साथ क्या होगा कि आप जो हैं वो एग्जाइटी के शिकार हो जाएंगे। ऑफ कोर्स दिस थिंग ऑलवेज हैपन एट द स्टार्ट, एट द अर्ली कैरियर में आपके पास जो है ये चीज ज्यादा होती है। आपको जब डिफरेंट टास्क, डिफरेंट जो है वो रोल असाइन किए जा रहे होते हैं, बिकॉज मैनेजर वांट दैट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ टास्क ऐसे जो आपके साथ एक्सपर्टीज से मैच नहीं करते, उस जगह पर आप एग्जाइटी और समथिंग एग्रेसिवनेस और बैड मूड का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। जब इस जगह आपके पास ऐसे, जब आपके पास ये चीज आपके पास होगी तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे कि शायद आप जो है प्रॉपरली जो है उसको प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी आपके पास जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। Conflict can result when manager want to present a problem with the firm but still want to present firm in the best possible light, ठीक है। conflict हमारे पास हो सकता है जब हमारे पास मतलब मैनेजर जो है, conflict is one of the possible मीन कि आपके पास हर बंदा हर जगह पे एग्री नहीं होता, कुछ लोग एग्री होते, कुछ लोग आपके पास एग्री नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज है कि आपके पास चीजें जो है वो डिफरेंट होती हैं, आपको हैंडल करना आसान नहीं होता। और इन केस ऑफ द रोल कॉन्फ्लिक्ट आपके पास जो है
जब आपकी जो है स्पेशलाइजेशन मुताबिक आपको चीज़ें नहीं मिलती, जिसके फॉर एग्जांपल आप जो है वो आईटी के एक्सपर्ट है, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा इसके तुम अकाउंटिंग जर्नल लेजर बनाए, तो ऑफ कोर्स दिस जॉब नॉट मैच विद यू। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है, बट मैनेजर हैव टू हैंडल दिस थिंग। और ये एक किस्म का आपके पास इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो इंट्रापर्सनल एटलीस्ट होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर इन रोल कॉन्फ्लिक्ट बट यू नॉट समथिंग जस्ट डिस्कस विद योर मैनेजर कि मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। रोल ओवरलोड, मैनेजर्स हैव टू मेनी ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज। मैनेजर के केस के अंदर यू आर मैनेजर, यू आर अ लीडर, ठीक है, यू आर द डिसीजन टेकर, यू हैव टू प्ले द डिसीजनल रोल, यू हैव टू प्ले द इंफॉर्मेशनल रोल, ठीक है। आपके पास बहुत ज्यादा रोल ओवर बर्डन आपके पास होता है, ठीक है। जब आपके पास रोल ओवरलोड होगा तो इस केस के अंदर जो है मैनेजर जो है वो ऑफ कोर्स एक स्ट्रेस होगा। दिस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द स्ट्रेस एट द top level, at the corporate level. Most managers have several roles and they can become overpowering. Overpowering mean this is the way that task should be delegated, ठीक है। अगर आप अथॉरिटी एक बंदा कैप करेगा उसको, तो ऑफ कोर्स उसके लॉन्ग टर्म नेता आपके पास नहीं आएंगे। पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज फॉर गेनिंग एंड मेंटेनिंग पावर, जिसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ओवर पावरिंग, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटजीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोलिंग अनसर्टेनिटी, रिड्यूस अनसर्टेनिटी फ्रॉम अदर्स इन द फॉर्म, मेकिंग वन सेल्फ इररिप्लेसेबल, डेवलप वैल्यूएबल स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है पॉलिटिकल गेन जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हाउ कैन यू गेन दैट कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल अनसर्टेनिटी, रिड्यूस अनसर्टेनिटी फ्रॉम द अदर्स इन द फॉर्म, ठीक है, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करें, ठीक है, जो इश्यूज हैं माइंड में लोगों को उनको आप क्लियर करें, देन यू कैन गो द पॉलिटिकली आप जो है कंट्रोल कर लें। सेकेंड, मेकिंग वन सेल्फ इररिप्लेसेबल, आप कुछ ऐसा काम करें जो पहले किसी ना किया हो, डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द अदर्स, दिस इज द ओनली वे you can get the control of the organization, or this is the only way you can make yourself different from the others, differentiate yourself. You must have some skill, you do something very much unique, but that one must contribute towards the organization. Being in a central position, ठीक है, having decision making control over the firm's crucial activities and resources, ठीक है। अगर आप किसी सेंट्रल पोजीशन के ऊपर हैं, सेंट्रल कंट्रोल है, तो एट दैट पोजीशन ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक द डिफरेंट डिसीजंस और क्रूशियल एक्टिविटीज के अंदर जहां आप इन्वॉल्व होंगे, जहां पे आप कंट्रीब्यूट करेंगे। जनरेटिंग रिसोर्सेज, हायर स्किल्ड पीपल और फाइंड फाइनेंसिंग व्हेन इट इज नीडेड, ठीक है, जहां पर आप रिसोर्स जनरेट करना, ह्यूमन रिसोर्स या जो फाइनेंस जनरेशन या कैपिटल जनरेशन है, ये आपके पास जो है यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है आपके पास यहाँ पर हो सकती हैं अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप एक स्किल्ड लोगों को लेके आते हैं या आप फाइनेंसेस जनरेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Again, it is contributing factor. Building alliances, develop mutually beneficial relationship with others inside and outside the organization. Social network बढ़ाना है inside the organization as well as outside the organization. दोनों जगह पर क्या करना है कि मतलब कि relationship जो उनको जो है वो enhance करना है. So these are the different ways through which you can gain the organization strong. यहाँ पर हमने जो बात की, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपके पास कॉन्फ्लिक्ट जो है, ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखे थे। यहाँ थोड़ा याद, हमने कहा था डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट आपके पास है। देन वी डिस्कस द 3 पॉइंट्स। एट फर्स्ट पॉइंट आपके पास जो है, आपके पास लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर लो है तो यूनिट परफॉर्मेंस भी आपके पास जो होगी लो होगी। बट इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ देयर इज मॉडरेट कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट का लेवल जो है वो ऑप्टिमल है, मॉडरेट है, तो इस केस के ऊपर आपका जो है वो स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई ऑफ कोर्स इस जगह पर होगा, बट हाई जो यूनिट परफॉर्मेंस है वो भी आपके पास जो होगी, वो भी आपके पास की होगी, वो भी आपके पास हाई होगी। एट पॉइंट सी अगेन इज द डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम देखें पॉइंट ए के ऊपर तो वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज लो और नन, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके पास यहाँ पर नहीं है। दैट कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। जबकि आपके पास जो यूनिट परफॉर्मेंस आउटकम है वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपका लो है, ठीक है। जब हम लेवल बी पे देखें तो वी आर इन द मिडल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ऑप्टिमल, ठीक है। यूनिट परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पास, वो भी आपके पास हाई है, ठीक है। एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। एट लेवल सी अगर देखें आपके पास, तो आपके पास लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हाई है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट की टाइप जो है वो डिसफंक्शनल है एंड आपके पास जो यूनिट परफॉर्मेंस ऑफ लो है। इट्स मीन कि आपके पास लेवल ए जहाँ पे हम बात करते हैं लो
आपके पास लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस दोनों जगह पर जो है आपके पास जो आउटकम है, यूनिट परफॉर्मेंस आउटकम, वो आपके पास जो है वो लो है, वो कंट्रीब्यूटिंग नहीं है आपके पास। देन देयर आर द डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हमने आपके साथ शेयर की थी, ठीक है। इसमें हमने बात की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टेक्निक इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और फिर उसे आप जो है वो सॉल्व करें, ठीक है। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, ठीक है, गोल्स आपके जो है ऐसे हों जो स्मार्ट हो, अचीवेबल हों, ठीक है। फिर हमने कहा कि एक्सपेंशन ऑफ द रिसोर्सेज का एक्सपेंड करना, उन स्किल्स रिसोर्स में रिलाई ना करें बल्कि न्यू रिसोर्सेज जो हैं वो जनरेट करें, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ स्किल्ड लेबर, वो आप करें। अब स्किल्ड स्टाफ है, ठीक है, कैपिटल है, फाइनेंसेस हैं, कैपिटल अपने एक्सपेंड करें आप। अवॉइडेंस, ठीक है, अवॉइड करें, ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है भी तो उसको आप अवॉइड करें। यू शुड फोकस योर ओन परफॉर्मेंस, ठीक है, अवॉइड करें, कंप्रोमाइज करें, ठीक है। हमारे पास ये स्मूथिंग इन्वायरमेंट के अंदर रहें, पोजीशन और जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंट उसको स्मूथ रखें, उसको प्रोडक्टिव जो है वो बनाएं। कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड जब इख्तियार करें, अथॉरिटेटिव कमांड है, अनदर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। अल्टरिंग द ह्यूमन वेरिएबल है, अल्टरिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर वेरिएबल, ह्यूमन वेरिएबल के आप जो हैं वो स्किल्स या लोगों की रिप्लेसमेंट ओरिएंटेशन करें। स्ट्रक्चर के अंदर ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो आप उसको आप चेंज करें, ठीक है। पोजीशंस बदलाएं, हिरार्की जो है अपने पास बदलाएं, अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है आपके पास, जो टास्क एंड रोल की पोजीशन उनको आप चेंज करें तो होपफुली थिंग्स विल बी स्टेबलाइज। सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारे पास जो है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स through which a successful conflict resolution can be done. The first thing is manage stress while remaining alert and calm. Of course there is a stress, but you have to manage the stress. How you can manage the stress? By keeping yourself alert and calm. आपने खुद को अलर्ट भी रखना है और आपने खुद को जो है वो काम, स्मूथ और बिल्कुल पेशेंस के साथ जो है वो आपने रहना है, ठीक है। दिस थिंग इज देयर। बाय स्टेइंग काम यू कैन accurately read and interpret verbal and non-verbal communication, ठीक है। आप वर्बल और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है दोनों को आप इजीली इंटरप्रेट कर सकेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन मीन ये है कि जो रिटन आपके पास अवेलेबल, नॉन वर्बल जो है जो लोगों को बिहेवियर है, जेस्चर्स हैं, फेस एक्सप्रेशंस हैं, उनको आप इन सिचुएशन जो एनवायरनमेंट के अंदर चल रहा है उसको जो है आप इजीली जो है आप उसको रीड कर सकते हैं। तो ये आपके पास दो चीज़ें आपके पास है। सेकंड थिंग, कंट्रोल योर इमोशन एंड बिहेवियर। यू शुड हैव टू कंट्रोल योर इमोशन एज वेल एज यू हैव टू कंट्रोल योर बिहेवियर। When you are in control of your emotion, you can communicate your need without threatening, frightening or punishing them. जिस हम बात करते हैं ना कि आपका जो जिस्म का एक ऐसा, हज़रत लुकमान ने कहा कि जिस्म का एक ऐसा हिस्सा लेकर आओ, बकरी ज़बह करो और जिस्म का एक ऐसा हिस्सा बकरी का लेके आओ कि जिसके अंदर इज्जत भी हो और जिसके अंदर जिल्लत भी हो, जिसकी वजह से इज्जत भी मिले तो जिल्लत भी मिले। तो जो बादशाह ने लुकमान अलैहिस्सलाम को जब कहा तो वो जो है वो जुबान लेकर आए उसकी, कि जुबान एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको इज्जत भी मिल सकती है और जिसको आपको है जिल्लत भी मिल सकती है। दिस इज समथिंग विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग, कि आपके कंट्रोल में है कि आप अपने लफ्ज़, हम बात करते हैं ना कि लफ्ज़ जब तक आप अदा नहीं करते वो आपके होते हैं, ठीक है। बट वन इट्स डिलीवर्ड इट्स नॉट योर, ठीक है। जब तक आप इमोशंस के कंट्रोल में, जब तक इमोशन आपके पास हैं वो आपके कंट्रोल में है। बट वंस मीन आप इमोशंस आप लूज कर बैठे, फिर आपके इमोशन, फिर आप इमोशंस के कंट्रोल में आए, ठीक है। लफ्ज अदा हो जाएं तो आप लफ्जों के कंट्रोल में चले जाते हो। अगर लफ्ज अदा नहीं हुए तो लफ्ज आपके कंट्रोल में रहते हैं। द सेकंड सिचुएशन इज वेरी मच बैड, ठीक है, कि लफ्ज अदा हो जाएं तो फिर आप लफ्जों के कंट्रोल में आ जाते हैं। आपने कुछ बुरी बात कर दी, नाउ यू हैव टू समथिंग फेस द punishment, or you have to now you have to face the circumstances आपके पास, ठीक है। So this is something, control your emotions once, ठीक है। Never been in the control of emotion, control your emotion must be in your control, ठीक है। अगर emotions आपके कंट्रोल के अंदर हैं, you can communicate your needs without threatening, but अगर emotions आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो फिर of course once done it never been back, वो आपके कंट्रोल में नहीं, फिर आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। पे अटेंशन टू द फीलिंग बीइंग एक्सप्रेस्ड एज वेल एज द स्पोकन वर्ड्स ऑफ द अदर। पे अटेंशन टू द फीलिंग बीइंग एक्सप्रेस, जो फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही है उनको भी समझें, ठीक है,
एज वेल एज द स्पोकन वर्ड्स ऑफ द अदर, जो दूसरों के लफ्ज उनके ऊपर जो आप ख्याल करें. इट्स मीन दैट यू नॉट ओनली हैव टू लुक टुवर्ड्स द वर्बल कम्युनिकेशन बट यू आल्सो हैव टू लुक टुवर्ड्स द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन व्हाट एवर इज रिटन. ठीक है, यू कैन रीड के लोगों के एम्प्लॉयर के आपके बारे में रिव्यू क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, आपके पास आउटकम आई है. बट यू ऑल्सो हैव टू लुक द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जब आपसे आपका एम्प्लॉयर मिलता है तब उसका फेस एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, उसके जेस्चर्स कैसे होते हैं. दिस इज ऑल अबाउट उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है. ठीक है, तो दिस आर समथिंग के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आपको जो है वो बता रही होती है कि आपका जो है वो आउटकम जो है वो कैसी है और कैसी आएगी. ठीक है, तो परफॉर्मेंस आप अपने एम्प्लॉयर के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी जज कर सकते हैं. एंड द सेम थिंग कि आपका क्या एटीट्यूड है, आपका एम्प्लॉयर भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जो है वो आपको जो है वो जज कर रहा होता है. द लास्ट पॉइंट फॉर दिस इज बी वेयर एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ द डिफरेंसेस. आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास तमाम बंदे एक तरह नहीं सोचते. एवरीबॉडी इज थिंकिंग डिफरेंट बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी. ठीक है, हर बंदे के अंदर डिफरेंट तरीका होता है. सेम वे द वर्किंग पैरामीटर्स आर डिफरेंट. हर बंदा काम एक ही कर रहा होता है बट द वे ही इज डूइंग द जॉब इट इज डिफरेंट. बट अचीवमेंट जो है वो आउटकम आपके पास जो है वो सेम ही आ रही होती है. तो बी रिस्पेक्टफुल टू द डिफरेंसेस ऑफ द अदर. ठीक है, आपने उन डिफरेंसेस का केयर करना है, आपने उन डिफरेंसेस जो है वो रिस्पेक्ट करनी है. ठीक है, ये आपके पास हेल्पफुल होंगे. फिर हमने बात की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की कि आपके पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. ठीक है, आपने एक डिसाइड किया दैट यू वांट टू मेक अ डिसीजन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक डिसीजन एट वंस. First of all, you start that what the problem is, identify the problem. For example, my sales reps need some new computers. आपके जो हैं, you are feeling that there is the requirements of new computer by your sales representatives. अब ये आपका प्रॉब्लम, आपने क्या करना है कि आपने जो है वो कंप्यूटर्स जो हैं वो परचेज करने हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया. ओके, यू वांट टू बाय द कंप्यूटर, सो व्हाट इज द डिसीजन क्राइटेरिया फॉर दैट? मेमोरी एंड स्टोरेज, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट for you? Okay, you are willing to buy the computer, what are your requirements? ठीक है, मेमोरी एंड स्टोरेज. ठीक है, डिस्प्ले क्वालिटी. ठीक है, बैटरी लाइफ, वारंटी एंड कैरिंग वेट. आप वेट कैरी कर रहे हैं. ठीक है, आप किस चीज को आप प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है बट यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन सम डिसीजन क्राइटेरिया. आपने कुछ डिसीजन लेना है, लेकिन उसको आपने किसी क्राइटेरिया के ऊपर जो उसको आपने वो सॉल्व करना है. आपका क्राइटेरिया क्या होगा? आप जो है वो रैम को और हार्ड डिस्क को देख रहे हैं, आप डिस्प्ले क्वालिटी को देख रहे हैं, आप बैटरी टाइमिंग को देख रहे हैं, आप वारंटी को देख रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल लोकल और इंटरनेशनल दोनों वारंटीज हैं कि नहीं इसके अंदर, या कैरिंग वेट. आपकी जो है प्रेफरेंस क्या है? सो यू हैव टू डिसाइन द फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम अप विद द क्राइटेरिया और उसके अंदर फिर आप अपनी जो प्रेफरेंसेज हैं उनको जो है आप जो है वो डिसाइड करें. द थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एलोकेशन ऑफ द वेट टू द क्राइटेरिया. आप हर क्राइटेरिया को जो है वो वेट दे दें कि आपके फॉर एग्जांपल इसे इन दिस एग्जांपल जो यूजर था उसने वेट दिया आपके पास मेमोरी एंड स्टोरेज, रैम और हार्ड डिस्क को, बैटरी टाइमिंग को और कैरिंग वेट को. ठीक है, उनके लिए जो है वारंटी या डिस्प्ले क्वालिटी ये जो है ज्यादा मैटर नहीं कर रही. ठीक है, इसलिए उनको जो उन्होंने सबसे ज्यादा वेट जो है कम दिया. डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स. अब आपने देखना है कि आपके पास ये क्राइटेरियाज आ चुके हैं. अब इस क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन से ऐसे लैपटॉप्स हैं जो आते हैं. ठीक है, जो कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो इस क्राइटेरिया के अंदर जो है वो फॉल करते हैं. फॉर एग्जांपल तोशिबा है, HP है, सोनी वाइवो है, तो आपके पास तोशिबा है, कस्मियो, हमारे पास डेल है, एप्पल है, गेटवे, लिनोवो, डिफरेंट आपके पास ये आपके पास डिफरेंट जो है अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं. एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव. अब आप अपने क्राइटेरिया के बेस पर क्या करें, इन अल्टरनेटिव्स की क्या करें, आप जो है उसकी आप अलाइनमेंट करें, कौन सा आपकी रिक्वायरमेंट पर जो है फिट बैठता है. सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव. अब आपने सिलेक्ट किया तोशिबा आपके सिलेक्शन में आ गया. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आपने क्या किया, उसको आपने जो है तोशिबा को आपने परचेज कर लिया. नाउ द लास्ट फेज इज एवेल्युएशन ऑफ द डिसीजन इफेक्टिवनेस. अब आप उसकी परफॉर्मेंस चेक करें कंप्यूटर की कि वो वाकई इफेक्टिवली काम कर रहा है नहीं कर रहा. उसके ऊपर आप डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर रन करें और फिर उसकी प्रोग्रेस देखें कि वाकई जो है इसकी जो क्वालिटी है यूजेज है वो ठीक है कि नहीं, उसकी बेस पर आपका डिसीजन. सो दिस इज समहाउ ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. हमारे पास जो हमने देखा था
नेक्स्ट हमने बात की थी आपसे कि इंट्यूशन आपके पास क्या होती है, ठीक है। इंट्यूशन आपके पास ये है कि मैनेजर्स जो है वो आपके पास सर्टेन कंडीशन में तो डिसीजन लेते हैं कि दे नो दैट दीज आर द डिसीजन दे हैव टू नीड, उसके बारे में वो प्लान कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। बट सम टाइम आपके पास अनसर्टेन कंडीशंस होती हैं दैट यू हैव टू टेक द डिसीजन अर्जेंटली, आपने अर्जेंटली जो है आपने कोई डिसीजन जो है वो लेना होता है, ठीक है। इस केस के अंदर आपके पास क्या चीज है दैट योर इंट्यूशन इज वेरी मच हेल्पफुल। इस केस के अंदर जो आपकी इंट्यूशन है वो क्या करती है, आपकी बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर जो है वो हेल्प करती है। इंट्यूशन जो आपकी है यहाँ पर, तो जो आपकी इंट्यूशन है यहाँ पर, इंट्यूशन आपके पास कैसे बिल्ट होती है, ठीक है। इंट्यूशन आपके पास एक सडन आपके पास परसेप्शन एंड माइंड सेट में आपके पास कुछ पड़ा होता है, तो आपके पास इंट्यूशन कैसे डेवलप होती है। फ्यू क्राइटेरियाज जो हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, एक्सपोजर होगा, आप उतनी अच्छी और आसानी से क्या करेंगे, डिसीजंस जो है वो आप ले सकेंगे। सेकेंड जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास है वो आपके पास ये है कि आप जो हैं जजमेंटल स्किल आपकी कितनी है, आप चीजों को जज कैसे करें, जजमेंट कैसी आपकी है। सिक्स सेंस कई दफा आपको काम आती है कि आप कुछ करते हैं तो आपको बैक परसेप्शन में आता है ये दिस इज द राइट डिसीजन, आपको जो है इनपुट मिलती है आपका माइंड से, दिल आपका कुछ बता रहा होता है आपको, ठीक है। दिल तो नहीं, खैर हमारे पास माइंड ही है, बट हमारे पास पाकिस्तानी सिनेरियो के अंदर दिल भी जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है। दिल नहीं मानता, दिल नहीं करता, दिल के अंदर हमने सब कुछ रखा हुआ, अदरवाइज डिसीजन तो सारे दिमाग से लेते हैं, दिल में तो सिर्फ आपके पास वॉल्व है और खून गर्दिश करता है। माइंड में जो ब्रेन है, ब्रेन सेट है, न्यूरॉन्स हैं, कुछ समझ आती है, बट दिल की समझ कभी नहीं आएगी ये कैसे डिसीजन लेता है आपके साथ, बट समहाउ इट इज। हम देखते हैं, हमने की बात की कि हमारे पास इंट्यूशन कैसे बिल्ट होती है। हमने जो डिफरेंट फैक्टर्स देखे थे उसमें हमने बात की थी आपके पास कि एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन, इंट्यूशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन इंक्लूड मैनेजर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस में आपने कभी वो डिसीजन लिए थे। दिस थिंग इज समथिंग, लुक इंट्यूशन इज समथिंग वेरी मच फ्रूटफुल थिंग कि पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास था। एडिसन को किसी ने कहा कि आपने 1000 टाइम जो है बल्ब का एक्सपेरिमेंट किया, आप फेल हुए, 1001 टाइम जो है वो आपने जो है वो आपका बल्ब बना। तो किसी ने पूछा कि 1000 दफा आप फेल हुए तो आपने क्या सीखा, तो ही सेड दैट आई लर्न दैट देयर आर 1000 वेज अ मैन कैन फेल, ठीक है। 1000 ऐसे रास्ते में चलेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो द करेक्ट वे इज ओनली वन, बट देयर आर 1000 वेज, अगर आप उस पर काम कुछ तरह करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो आप उसका वो पास्ट एक्सपीरियंस था जो उसने सीखा, अब वो दोबारा वो कभी भी अप्लाई नहीं करेगा जिस पर वो फेल हुआ था, बिकॉज ही ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट थिंग, ठीक है। तो पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास इस तरह हेल्पफुल होता है कि मैनेजर यूज देयर पास्ट एक्सपीरियंस कि आपके पास हो तो वो डिसीजन जो कि फ्रूटफुल रहे और कामयाब रहे, वो डिसीजन अब यहाँ पर भी वो इम्प्लीमेंट करना चाहेगा, बिकॉज ही नो दैट व्हाट इज द चेंज दैट डिसीजन एक्चुअली बॉट प्रीवियसली, सो वो चेंज अभी भी आपके पास यहाँ पर भी जो है वो आएगी, ठीक है। सेकेंड इंट्यूशन के जो आपका बिल्डिंग है आपके पास है, वो आपके पास है इफेक्ट इंट्यूशन, इफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजंस, मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फीलिंग और इमोशंस, आपके पास यहाँ पर ही है। कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजन, मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन स्किल, नॉलेज एंड ट्रेनिंग, या यहाँ पर आपके पास है सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग, मैनेजर्स यूज डाटा फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड टू हेल्प देम मेक डिसीजन। सिक्स सेंस आपके पास है बैक कॉन्शियस में, दैट्स वाई ये बात कही जाती है कि आपको कुछ भी मिले या कोई भी सेमिनार हो बैठ जाएं, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर मिलता है उसको पढ़ें, वो कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस में चीज रह जाती है और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है, आपके प्रोसेस करती है। वैल्यूज एंड एथिक्स बेस्ड डिसीजन, मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द एथिकल वैल्यूज और अकॉर्डिंग टू द कल्चर, ठीक है। ये हमने कुछ इंट्यूशन जो थी उसके बिल्डिंग के क्राइटेरियाज थे। देन हमने आपके पास बात की कि आपके पास जो है प्रॉब्लम्स और टाइप्स की डिफरेंट डिसीजंस है। हमने कहा कि प्रॉब्लम्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, ठीक है, और जो आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए हमारे पास डिसीजंस जो है वो प्रोग्राम्ड आपके पास होते हैं। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स ही हमारे पास क्या होते हैं, इन्वॉल्व गोल दैट आर क्लियर, यू ऑलरेडी नो अबाउट द प्रॉब्लम सो योर गोल्स मस्ट बी क्लियर। इस जगह पे आपको पता होता है और आपके गोल्स जो हैं क्लियरली उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए होते हैं। सो यू आर वेरी मच क्लियर विद द गोल, आर फेमिलियर, यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट द प्रॉब्लम, हैव अकर्ड बिफोर, पहले वो आपके पास हो चुके हैं, सो यू हैव द प्रीवियस नॉलेज, आर इजली एंड कंप्लीटली डिफाइंड, easily and completely defined information about the problem is available
एंड कंप्लीट, उस प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और वो आपके पास जो है वो कंप्लीट भी होती है। दैट्स व्हाई मीन आप उसको इजीली और कंप्लीटली उसे आप डिफाइन कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। प्रोग्राम डिसीजंस आर रिपीटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच। ठीक है, रूटीन अप्रोच के बारे में मोस्टली प्रोग्राम प्रॉब्लम के बारे में होता है जिसके बारे में सब कुछ क्लियर होती है और आप उसके बारे में रूटीन डिसीजन लेते हैं। जबकि हमने जब बात की तो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम थे जिनके बारे में हमें क्लियर नहीं था कि गोल्स क्या हैं, हम उन्हें फैमिलियर भी नहीं थे, हमारा फर्स्ट टाइम हुआ तो उसके बारे में हम जो है वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन के हमें अनसर्टन डिसीजन जो है वो लेने पड़ते हैं। यहाँ पर आपके पास इंट्यूशन जो है वो जो है अपना बहुत ज़्यादा रोल जो है वो प्ले करती है। ओवरव्यू ऑफ द डिसीजन मेकिंग, हमने डिसीजन मेकिंग में कौन कौन सी चीजें हमने कवर की थी, हम इसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में हमने बात की थी फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा जी रैशनैलिटी अप्रोच थी हमारे पास, फिर हमने कहा जी बाउंडेड रैशनैलिटी, एंड थर्ड हमने आपके पास कहा जी कि आपके पास इंट्यूशन जो है वो इन्वॉल्व है। फिर हमने कहा जी आपके पास डिसीजंस और प्रोग्राम की कितनी टाइप्स हैं, हमने कहा जी हमारे पास वेल प्रोग्राम, ठीक है, या स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड देन वी हैव अ प्रोग्राम डिसीजन। सेकंड हमने कहा कि हमारे पास दीज आर द अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस एंड वी हैव अ नॉन प्रोग्राम प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोग्राम प्रॉब्लम आपके पास प्रोग्राम्ड हो सकती हैं और नॉन प्रोग्राम्ड हो सकती हैं, जबकि आपके पास डिसीजंस है वो आपके पास वेल स्ट्रक्चर्ड ठीक हो सकते हैं, और सेकेंडली हमारे पास टोटली अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। अगेन हमने कहा जी कि डिसीजन मेकिंग कंडीशन, आप डिसीजन किस तरह की कंडीशंस में जो है वो मेक कर सकते हैं, तो हमने कहा जी डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिनिटी इन्वॉल्व है कि आपके पास सर्टन हो, ठीक है, यू आर श्योर अबाउट दैट ये यहाँ पर आपके पास हो रहा है। सेकेंडली रिस्क की आपके पास केस में डिसीजन कैसे लिया जाएगा, और इफ देयर इज अनसर्टिनिटी फिर आप जो है डिसीजन कैसे लेंगे। फिर हमने कहा जी डिसीजन मेकर्स जो मैनेजर है उसके स्टाइल्स क्या हो सकते हैं, हमने कहा जी डायरेक्टिव हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है, कंसेप्चुअल हो सकता है, और हमारे पास बिहेवियरल है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एरर बाइस हमने देखे, और फिर हमने कहा ये होल प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, ये आपके पास जो है हेल्प करता है चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज मैक्सिमाइजिंग that maximize the profit and satisfy the consumer need. Again we should implement that decision and then we control and evaluate हमारे पास जो भी फीडबैक है फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं अपने पास। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहा डिसीजन मेकिंग के बाद हमने बात की एम्पावरमेंट की। एम्पावरमेंट हमारे पास ये है कि यू शुड गिव पावर, आप अपने जो है पावर जो है वो लोगों के अंदर दें। एम्पावरमेंट के अंदर आपके पास 4 फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। हमने बात की थी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इन्वॉल्व पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन, कि उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको आप इंश्योर करें और उसको आप जो है हर लेवल पर जो है वो आप इंश्योर करें, कॉर्पोरेट लेवल पर भी, आपके पास बिजनेस लेवल पर भी, और आपका जो फंक्शनल लेवल है, तीनों लेवल पर आप जो पार्टिसिपेशन है उसको आप इंश्योर करें। किसके अंदर? डिसीजन मेकिंग के अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हमने कहा जी कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल इंप्रूवमेंट, आप उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो उनके अंदर स्किल्स जो है फ्लॉज हैं, उनको आप जो है किस तरह से फुलफिल करें। ठीक है, कैपेसिटी जो उनको जो है आप इम्प्रूव करें। थर्ड हमने बात की आपके पास अकाउंटेबिलिटी की, कि आप अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म कोई ना कोई होना चाहिए। पावर डेलीगेट कर रहे हैं, आप अथॉरिटी दे रहे हैं, रोल टास्क आप असाइन कर रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म। अकाउंटेबिलिटी का जो आपके पास मैकेनिज्म है वो भी आपके पास जो होना है वो भी आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट चीज चौथी हमने कहा कि टाइमली इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि प्रोविजन ऑफ टाइमली इंफॉर्मेशन, कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो टाइमली हो और इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दीज आर द 4 थिंग्स विच आर एक्चुअली द कंपोनेंट्स ऑफ द एम्पावरमेंट। इसके अंदर जो हमारे पास चीजें हैं वो हमारे पास फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ गिविंग वर्कर एट ऑल लेवल अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर आउटकम्स। ठीक है, उनको हर लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो अथॉरिटी देना और फिर उनको उसके ऊपर जो है वो अकाउंटेबल भी बनाना जो उन्होंने किए। ठीक है, अब जब उन किसी को कोई रोल देंगे तो उसको रोल से पहले आप देखेंगे वेदर ही इज कैपेबल टू प्ले दैट रोल और नॉट। अगर वो कैपेबल नहीं है तो यू शुड इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ दैट मैनेजर फर्स्ट। आप उसे ट्रेनिंग देंगे, उसे आप इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, फिर आप उसको जो है वो रोल असाइन करेंगे, टास्क ड्यूटी आप उसको असाइन करेंगे। गेट वर्कर्स इन्वॉल्व इन द डिसीजन, ठीक है, आप डिसीजन के अंदर डिसीजन मेकिंग क्या करते हैं, वर्कर्स को जो है आप इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द एम्पावरमेंट, लाइक आई जस्ट शेयर्ड विद यू, आपके पास जो मैंने 4 चीजें शेयर की एम्पावरमेंट की। इंक्रीज वर्कर कमिटमेंट एंड मोटिवेशन, if something you empower the something your employees, you involve them in the decision making process, ठीक है, you share information with them, ठीक है, timely and share information with them, what happened that it will increase the worker commitment and motivation, दोनों चीजें जो है आपके उनको वो enhance करेगा to focus on their issue। ठीक है, और आपके पास जो issue
जो होगा टू फोकस ऑन देयर इशू ऑन अदर इश्यूज। जब कमिटमेंट लेवल होगा तो मैनेजर जो है दूसरे इश्यूज जो है ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर सकेगा, उनको टैकल कर सकेगा। इफेक्टिव मैनेजर यूजुअली एम्पावर सब्सटेंशियल अथॉरिटी टू द वर्कर। दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर कि आप अपनी अथॉरिटी को जो क्या करें, डेलीगेट करें, डिसीजन मेकिंग के अंदर आप इन्वॉल्व करें, दैट इज गुड, ठीक है, वो कमिटमेंट बढ़ाएगा। बट पावर डेलीगेशन इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द एम्पावरमेंट, कि आप क्या करें कि पावर जो है उसको आप डेलीगेट करें, लोगों को पावर दें ताकि ये खुद में वो एक ऑथोराइज फील करें, वो डिसीजन लें, वो उनको एरर करने दें, मिस्टेक्स करने दें, उससे वो सीखेंगे, आपके पास आउटकम अच्छी आएगी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द लीडरशिप स्टाइल्स। हमारे पास डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स थे, वो कौन कौन से थे, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल जो है वो आपको जो है वो पता होने चाहिए। हमने इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बात की ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आपके पास जो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट्स कॉल्ड क्रिज्मेटा, ठीक है, कि क्रिज्मेटिक लीडरशिप, कि आपकी पर्सनालिटी दूसरों से डिफरेंट हो, यूनिक हो, ठीक है, लोग आपको फॉलो करना चाहें, आप रोल मॉडल के तौर पर आपकी पर्सनालिटी एक्ट होती हो, तो दिस थिंग इज कॉल्ड क्रिज्मेटिक लीडरशिप आपके पास। दे आर एक्साइटेड एंड क्लियरली कम्युनिकेट दिस टू द सबऑर्डिनेट, ठीक है, आप जो है क्लियरली कम्युनिकेट। क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी में एवरीथिंग इज ओपन, आपके पास ओपन होती है पर्सनालिटी भी, आप खुद भी, ठीक है, हर चीज जो है वो शेयर्ड होती है आपके साथ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स ओपनली शेयर इन्फॉर्मेशन विद द वर्कर। दिस इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ द क्रिज्मेटिक लीडरशिप, कि आप इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करते, आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने तमाम के तमाम एम्प्लॉयज के साथ, ठीक हारे के साथ आप इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप शेयर करते हैं। एवरीवन इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड नीड ऑफ द चेंज, ठीक है। आप जब आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, एवरीबॉडी हैज द नॉलेज दैट ओके दिस इज द थिंग, ठीक है, एंड वी आर मेकिंग और वी आर गोइंग टू चेंज बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे, अनसर्टन होंगे, तो जो भी चेंज होगी उसके खिलाफ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहले लोगों को बताएं, बिकॉज सो दैट दे विल बिकम मेंटली प्रिपेयर दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। एम्पावर्स वर्कर टू हेल्प विद सॉल्यूशंस जो हैं उसके लिए जरूरी है कि आप वर्कर को एम्पावर करें ताकि सॉल्यूशंस उसके फाइंड आउट कर सके। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स एंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो है आपके पास वो डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर के ऊपर ही मस्ट बी ऑब्जर्वेंट, ये उसकी क्वालिटी है कि वो ऑब्जर्वेंट रहता है, वो वर्कर की जो इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर जो बहुत ज्यादा जो है फोकस करता है। वर्कर का जो क्वालिटी इन्हांसमेंट है, क्वालिटी एबिलिटी स्किल्स इन्हांसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है, उसको चीजों को जो है वो अरेंज करता है आपके पास। मैनेजर्स वर्क हार्ड टू हेल्प देम बिल्ड स्किल्स, ठीक है, स्किल इंप्रूवमेंट के ऊपर जो आपका फोकस यहाँ पर ज्यादा रहता है। फिर हमने बात की ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के साथ साथ हमने बात की ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इज द टोटली अपोजिट ऑफ द समथिंग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात की, नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक फॉर्मुलाइज सेटअप बनाती हैं। ईच एंड एवरीबॉडी शुड हैव टू फॉलो दैट नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड दोज कल्चरल फैक्टर्स। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की डायमेंशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है अटेंशन टू डिटेल, ठीक है, डिग्री टू विच एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट प्रिसीजन, ठीक है, एनालिसिस एंड अटेंशन टू डिटेल्स, कितनी ध्यान से वो चीजों को देखता है, सुनता है, एनालाइज करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। आउटकम ओरिएंटेशन, डिग्री टू विच मैनेजर फोकस ऑन रिजल्ट्स और आउटकम रादर देन हाउ आउटकम्स आर अचीव्ड, ठीक है, आउटकम्स के ऊपर करता है ना कि आउटकम्स अचीव कैसे किए गए, दोनों डिफरेंट हैं। अब विच मेथड यू अडॉप्ट, इट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, के वहां पे कौन सा कल्चर है। देन पीपल ओरिएंटेशन, डिग्री टू विच मैनेजमेंट डिसीजंस टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिसीजन कितना लोगों को इफेक्ट करते हैं, उस पर कितना कंसंट्रेशन होती है, दिस इज वन ऑफ द people orientation. Team orientation, degree to which work is organized around team rather than individual, कौन सा culture organization है, whether they focus on the individualism or they focus on the teamwork. Aggressiveness, degree to which employees are aggressive and competitive rather than cooperative, ठीक है, कौन सी जहाँ पर कैटेगरी में आपके एम्प्लॉयज आते हैं। स्टेबिलिटी, डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड एक्शंस एम्फसाइज मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू। द लास्ट वन इज इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, डिग्री टू विच एम्प्लॉयज आर इनकरेज्ड टू बी इनोवेटिव एंड टू टेक रिस्क। किस तरह की डिग्री की आपके पास है, इसके ऊपर जो चीज है काम किया हमारे पास।
फैक्टर है। देन वी एक्चुअली कंपेयर्ड बिटवीन द वीक कल्चर एंड स्ट्रॉन्ग कल्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रॉन्ग कल्चर है, दे वैल्यू वाइडली शेयर्ड, दे वैल्यूज आर वाइडली शेयर्ड। वीक कल्चर में वैल्यूज लिमिटेड टू फ्यू पीपल, यूजली टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। जबकि स्ट्रॉन्ग कल्चर कन्वेज कंसिस्टेंट मैसेज अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट, दे ऑलवेज शेयर इंफॉर्मेशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू देम। कल्चर सेंड कंट्रोडिक्टरी मैसेज अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट श्योर, ठीक है। तो कंट्रोडिक्टरी मैसेज आपको मिलते रहते हैं, आई मीन अनक्लियर इन्फॉर्मेशन। स्ट्रॉन्ग कल्चर में मोस्ट एम्प्लॉयज कैन टेल स्टोरीज अबाउट द कंपनी हिस्ट्री, हीरोज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कल्चर में जो है, जो आपके पास सेरेमनीज होती हैं, वहाँ पे जो है कंपनी की जो ओल्ड अचीवमेंट्स हैं उनको शेयर किया जाता है ताकि नए एम्प्लॉयज जो हैं वो पता चले कि हमारे पास कंपनी की ये अचीवमेंट्स हमारे पहले हो चुकी हैं। जबकि वीक कल्चर के अंदर एम्प्लॉयज हैव लिटिल नॉलेज ऑफ द कंपनी हिस्ट्री और हीरोज, कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं होती। स्ट्रॉन्ग कल्चर के अंदर आपके पास एम्प्लॉय स्ट्रांगली आइडेंटिफाई विद द कल्चर, स्ट्रांगली जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं, लिंक्ड होते हैं विद द कल्चर। वीक कल्चर हैव लिटिल आइडेंटिफिकेशन विद द कल्चर, यहाँ पर जो लिंकेज एम्प्लॉयज कल्चर के साथ वो बहुत ज्यादा वीक आपके पास होता है। स्ट्रॉन्ग कल्चर के अंदर एक और जो लास्ट प्रॉपर्टी वो ये है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिटवीन शेयर्ड वैल्यूज एंड बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर हैं और जो शेयर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड होती हैं। दिस थिंग एक्चुअली लेक इन द वीक कल्चर। देन हमने बात किया आपके पास सोशलाइजेशन की प्रोसेस की, हमारे पास बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इज सोशलाइजेशन। फिर हमने प्रोसेस के अंदर तीन चीजें देखें, प्री अराइवल, एनकाउंटर, मेटामॉर्फोसिस स्टेज, एंड देन आफ्टर दैट स्टेज इज द आउटकम फेज। प्री अराइवल के अंदर जब बंदा नया आता है ऑर्गेनाइजेशन को आकर ज्वाइन करता है, तो ही ऑलरेडी हैव mindset, he already have history in his he already have in his mindset the history of the past experience, past exposure, past values जो हैं उसके ज़हन में वो चीज़ होती है। So वो इस केस के अंदर एग्जाइटी फील करता है because the environment is very much new to him. In encounter phase he just compare his expectation with the कंपनी एक्सपेक्टेशंस, जो कंपनी उससे एक्सपेक्ट कर रही है और जो वो कंपनी से एक्सपेक्ट कर उसको वो कंपैरिजन करता है। इन द मेटामॉर्फोसिस फेज ही इज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, अब जो है उसने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। नाउ ही इज मोर कंट्रीब्यूटिंग। दिस इज द फेज आफ्टर दैट ही इज मोर प्रोडक्टिव, मोर कमिटेड एंड मोर टर्न, और उसका जो टर्न ओवर रेशियो है वो आपके पास ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर आपके पास चीजें सब कुछ है। फिर हमने बात की आपके पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो हमने आपसे डिस्कस किए। फिर हमने बात की कि हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हाउ द फर्म्स एक्चुअली शिफ्ट फ्रॉम द सोशल ऑब्लिगेशन टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल ऑब्लिगेशन में हमारे पास ऑफ अ बिजनेस इज टू मीट द इकोनॉमिक एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नथिंग मोर, दिस इज द सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबनेस में हमने बात की फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन अ फर्म एंगेज इन अ सोशल एक्शन इन रिस्पॉन्स टू सम पॉपुलर सोशल नीड। सोशल नीड से जब आप सोशल एक्शन की तरफ आते हैं, देन दिस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिवनेस दैट यू आर रिस्पॉन्स टू समथिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग सोशल नीड। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लड रिलीफ में जो ऑर्गेनाइजेशंस ने कंट्रीब्यूट किया डिफरेंट, ठीक है, मल्टीफॉर्म की तरफ से मैट्रेसेस जो हैं वो लोगों के लिए दिए गए। दिस इज समथिंग, देयर इज अ नीड आउटसाइड, सो यू आर रिस्पॉन्डिंग नाउ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, a business intention beyond its legal and economic obligation to do the right thing and act in a way that is good for the society. 3 global attitudes के बारे में हमने बात की कि हमारे पास बिजनेस के अंदर हमने बात की कि you want to spread your business, ठीक है। अब आप जो है वो ग्लोबल जो है उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं और अपने बिजनेस को जो है आप स्प्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स कि आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेकर क्यों जाते हैं, बिकॉज यू वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, आप अपना जो प्रॉफिट रेशियोज को आप जो है बढ़ाना चाहते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास ये है कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जाने का या फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करने का या अपने बिजनेस एक्सपेंड करने का इन द आउटसाइड कंट्री, वो आपके पास ये है कि आप जो है लेबर जो है किसी मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में लेबर आपके पास जो है वो चीप है। जब लेबर आपके पास चीप होती है तो आप जो है वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो जो करेंसी रेट की जो कन्वर्जन है
उसकी वजह से आपके पास जो है, शायद आप यूएसए के अंदर अगर एक लेबर को आप वेज दे रहे हैं वो आपका $6 हो, बट अब बांग्लादेश के अंदर या श्रीलंका एक इस तरह कंट्रीज में आप देंगे तो शायद वहाँ पर आपको जो है $1 से भी कम जो है वो पे करना पड़े। तो आपके पास जो करेंसी कन्वर्जन रेट है और जो चीप लेबर है, अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सप्लायर है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंपनी जो है ज़्यादा जो डिसीजन लेती हैं, हम आप ऑफ कोर्स मतलब कि अपने बिजनेस को जो है एक्सपेंड करें और हम दूसरी कंट्रीज के अंदर जाएं। बट हम जब भी बात करते हैं कि हमने दूसरी कंट्रीज के अंदर अपना जो है वो बिजनेस शिफ्ट करना है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डेवलप एन एटीट्यूड, हमें जो एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द ग्लोबल एटीट्यूड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड। एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड ये है द कंट्री इन विच यू आर वर्किंग यू हैव टू अडॉप्ट द बेस्ट वर्किंग प्रैक्टिसेस ऑफ दैट कंट्री फर्स्ट। उस कंट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको आप अडॉप्ट करें। सेकंड आपके पास है पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड। पॉलीसेंट्रिक जो होस्ट कंट्री जहां पर अपना बिजनेस शिफ्ट करना चाह रहे हैं उस कंट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको जो है आप अडॉप्ट करें। थर्ड हमने बात की कि आपके पास जियोसेंट्रिक, आपके पास जो वर्ल्ड के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उसको जो है आप जो है वो अडॉप्ट करें। अगर क्योंकि आप अपने मल्टीनेशनल कंपनीज को देखें फॉर एग्जांपल, तो उसके आपके पास जो है मल्टी कंट्रीज के अंदर जो है मल्टी नेशंस के अंदर उनके पास जो है बिजनेस उनके पास होते हैं, ठीक है, और दे अडॉप्ट द जियोसेंट्रिक एटीट्यूड बिकॉज हमारे पास ये चीज़ है। बट आप जब भी किसी कंट्री में बिजनेस शिफ्ट करेंगे यू हैव टू लुक फर्स्ट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट कंट्री एंड देन यू हैव टू लुक द पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, वो कौन कौन से रूल रेगुलेशंस हैं, यू हैव टू फॉलो दैट, बट काइंडली डोंट मिस द कल्चर, ठीक है। एंड हर्ट्सफील्ड ने हमारे पास 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए थे, ठीक है, एंड फॉर ईच कंट्री देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, सो you have to focus on the culture as well. This is all about our today's lecture. This is end of our course Management Practices MGT 200. Thank you very much. I have very nice time with you. Hope you have learned something. और inshallah wish you good luck for your final paper. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.